गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका सभी के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम जितनी भी ग्रंथियां हैं जिनसे हार्मोन स्रावित होते हैं, यानी कि जो एंडोक्राइन ग्रंथियां हैं, उन सभी से जो हार्मोन स्रावित होते हैं, उनके कार्य, उनके विकार और कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, उन सब के बारे में एक एक करके सारा टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। कंप्लीट नोट्स जो हार्मोन से रिलेटेड हैं एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं, सारा मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले जो पिट्यूटरी के अग्र लोब से एडिनोहाइपोफाइसिस से दो प्रकार होते हैं, एक एडिनोहाइपोफाइसिस और एक न्यूरोहाइपोफाइसिस। आप लोगों ने इतना तो पढ़ रखा होगा। तो जो पीयूष ग्रंथि है ना, उसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होगा वृद्धि हार्मोन, जिसे ग्रोथ हार्मोन या फिर सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जिसे एसटीएच कहते हैं। पहला हार्मोन किससे? पीयूष ग्रंथि से। प्रोटीन संश्लेषित को प्रेरित करके वृद्धि को प्रेरित करता है, ठीक है। और इसके अति स्त्रावण से क्या होगा? एक्रोमेगेली, और अल्प स्त्रावण से मोनापन हो जाएगा। ज़्यादा ये शॉर्टली पढ़ रहे हैं, एक टेबल बना करके अपन लोग पढ़ रहे हैं। ज़्यादा डिस्कशन के लिए आप डायरेक्ट अगर एनसीईआरटी से भी डिस्कशन करते हो ना, तो भी इसमें नॉर्मली आपको वहाँ पर इजीली समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा जूम आउट रखता हूँ, अच्छा दिखेगा। फिर देखते हैं थायराइड प्रेरक हार्मोन टीएचएच, ठीक है ना। थायराइड स्त्राव को प्रेरित करता है। और फिर है एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसे एसीटीएस बोलते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा स्टीरॉइड के उत्पादन को प्रेरित करता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं चौथा हार्मोन, जिसका नाम है गोनिडोट्रोपिक हार्मोन, जिसमें दो प्रकार के हार्मोन्स आते हैं। एक तो फॉलिकल प्रेरक हार्मोन, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो युग्मक निर्माण को प्रेरित करता है तथा लैंगिक हार्मोन का स्त्रावण व फॉलिकल का परिवर्तन करता है, ठीक है। फिर है इंटर इंटरस्टिशियल कोशिका प्रेरक हार्मोन आईसीएचएच, या फिर एलएच, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वृषण की लीडिंग कोशिकाओं को प्रेरित करता है और टेस्टोस्टेरोन के स्त्राव को बढ़ाता है। अब लीडिंग कोशिकाएं क्या होती है? जो वृषण के अंदर होती है, आप लोगों ने जनरल वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा होगा। कार्पस ल्यूटियम के परिवर्धन और मादा ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है, ठीक है। तो ये इसके कार्य हो गए, किसके? एलएच और एफएसएच के। ये दोनों गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स कहलाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो, फिर है एल टी एच, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। मादा में दुग्ध ग्रंथियों की वृद्धि, दुग्ध निर्माण को प्रेरित करना और कॉर्पस ल्यूटियम का अनुरक्षण कौन करती है? प्रोलैक्टिन या फिर एल टी एच। एल टी एच या फिर प्रोलैक्टिन, क्या? प्रोलैक्टिन, ठीक है। यह तो समझ में आ गया। अब पीयूष ग्रंथि के मध्य लोब, यानी कि पार्श इंटरमीडिया से, ठीक है ना, पार्श इंटरमीडिया से कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एमएचएच मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो वर्टिब्रेट्स में त्वचा में मेलेनोफोर्स के वितरण को नियंत्रित करता है। मनुष्य में ये संदेह पद है, ठीक है ना। अब मनुष्य में एमएचएस जो मेलेनोसाइट होता है ना, वो ये जो त्वचा में मेलेनोमॉर्फस के वितरण को करता है, ठीक है। इसके अति स्त्रावण से हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। क्या होता है? हाइपर पिगमेंटेशन, अति वर्णकता, ठीक है, इससे रोग हो जाता है। ऑक्सीटॉक्सिन, जो पच्च लोब यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस के हार्मोन है, जो दूध ग्रंथियों से दूध स्त्राव को प्रेरित करता है और बच्चे के जन्म से वह यूरिटिस का संकुचन करता है, ठीक है। अब एडीएच हार्मोन, जिसे डायबिटीज इंसिपिडिस होता है, जो अत्यधिक चाय एवं क्या कॉफ़ी के सेवन से भी हो सकता है, ठीक है भाई। देखते हैं। नेफ्रॉन्स को जल पुनर्अवशोषण के लिए प्रेरित करता है, यानी कि पुनर्अवशोषण के जल को प्रेरित करेगा। अब अगर इसकी कमी हो गई तो ये काम नहीं हो पाएगा, जैसे रक्तवाहिनियों में संकुचन और रक्तदाब में वृद्धि। अब रक्तदाब में भी वृद्धि नहीं होगी, इसकी वजह से अगर उस होने को तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मूत्र स्त्राव की पॉलीयूरेमिया हो जाएगा, यानी कि डायबिटीज इंसिपिडिस रोग हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। थायराइड ग्रंथि के हार्मोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक पीयूष ग्रंथि की पढ़ लिए। अब थायराइड ग्रंथि में कौन कौन से हार्मोन होते हैं? एक तो होता है T3, जिसे थायरो 9 कहते हैं, और थायरोक्सिन, यानी कि थायरोक्सिन T4, और ट्राई आइडोथायरोनाइन, यानी कि T3। उपापचय को नियंत्रित करते हैं और कैलोरीजेनिक क्रिया द्वारा शरीर के ताप नियमन करते हैं। अल्पसा बच्चों में क्रेटिनिज्म, वेस्ट में मिक्सोडिमा। ये रोग अपन याद जरूर करें, वरना डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। अति स्त्रावण से ग्रेव्स रोग और गोइटर हो जाता है।
तो ये नॉर्मली आपको यहाँ पर केवल रोगों के बारे में बताया गया, इसका कंप्लीट डिस्कशन अपन एनसीईआरटी से कवर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थायरोकैल्सिटिसन यानी कि टीसीटी रक्त में कैल्शियम स्तरण का नियंत्रण और ऑस्टियोपेरोसिस को रोकता है, यानी कि हड्डियों में जो कमी होती है उसको ऑस्टियोपेरोसिस नाम का एक होता है डिजीज होती है। ओके, चलो फिर अब पैराथायरॉयड ग्रंथि के हार्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पैराथार्मोन, इससे हार्मोन निकलता है, और थायराइड ग्रंथि से T4 T3 और TCT दो होते हैं। कैल्शियम और फॉस्फोरस स्तर की वृक्क क्रिया को नियमन द्वारा संयत करता है। इस अवस्था में कैल्शियम और फॉस्फोरस मात्रा का नियमन करता है। कैल्शियम Ca2 प्लस और फॉस्फोरस फॉस्फोरस इन दोनों की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? पैराथायरॉयड का पैराथार्मोन। इससे अगर इसका अल्प स्त्राव होगा तो पेट से टिटेनी नामक रोग हो जाएगा, और अति स्त्राव से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर यहाँ तक अपन लोगों ने जो है 50% तक लगभग क्लियर कर लिया। आगे वाला मामला देखते हैं, पूरी टेबल बना के लेके आया हूँ मैं आज, और एक साथ में क्लियर करेंगे ना। अब जो अग्नाशय पेनक्रियाज के हार्मोन लैंगरेस्की द्वीप का है, जो अग्नाशय ग्रंथि है ना, वो किससे बनती है? लैंगरेस्की द्वीपों से बनती है। ठीक है ना। उसके बाद में ये इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं ना, पेनक्रियाज के बारे में। एक तो होती बीटा कोशिका से और एक अल्फा कोशिका से। बीटा से इंसुलिन, अल्फा से ग्लूकोज वन। पहले अगर अल्फा पढ़ लेते हैं फिर बीटा पढ़ते हैं। फॉस्फोराइलेज की एंजाइम क्रिया को प्रभावित करना, यकृत और पेशियों में ग्लाइकोजेनेसिस का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ाना, इंसुलिन का विरोधाभासी ग्लाइकोजेनेसिस को रोकता है। ग्लाइकोजेनेसिस को रोकता है, इनकी जो इंसुलिन करेगा उसका विरोधी भाषी कौन है? ग्लूकागोन है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को प्रेरित करती है बीटा कोशिका वाला। शर्करा संग्रहण उपयोगिता को बढ़ाती है। यकृतीय ग्लाइकोजेनेसिस को रोकती है, और ग्लाइकोजेनेसिस को ग्लूकोनियोजेनेसिस को तो रोकती है, और ग्लाइकोजेनेसिस को प्रेरित करती है कौन? बीटा कोशिका से इंसुलिन और अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन। अब डायबिटीज मेलाइटस रोग होता है किससे? इंसुलिन की बीटा कोशिका से। और कमेंट में जरूर बताना कि अभी जो अपने डायबिटीज इंसिपिडस रोग हुआ था ना, वो किसकी कमी से हुआ था। ठीक है, जिसमें रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। अतिशय रक्त स्तर के कम होना, परिणाम स्वरूप बहुत कमी इंसुलिन शॉक का उत्पन्न होना। अगर इंसुलिन अत्यधिक स्त्रावण होगा ना तो इंसुलिन शॉक उत्पन्न हो जाएगा, और इसमें अल्प स्त्रावण से हाइपोग्लाइसेमिया रोग हो जाएगा। ठीक है। अब सोमेटो स्टेनिन जो अग्नाशय से होता है, एसएस पेनक्रियाज और पाचन नली के हार्मोन को रोधित करता है, यानी कि रोक देता है। ठीक है। पेनक्रियोटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन पेनक्रियाटिक के पाचक स्राव को निकलने से रोकता है। अग्नाशय के पाचक स्राव रोकने के लिए ये एसएससीए काम करता है। अब चलो अपन बोलते हैं एड्रीनल ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। इसका नाम है सबसे पहले एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, यानी कि एड्रिलरिन और नॉर एड्रीनेलिन। ठीक है। हृदय की गति, रक्तदाब और सिम्फेटिक तंत्रिका तंत्र का नियमन करता है। हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर और सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम का नियमन कौन करता है? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है। फेफड़ों, आँखों और आहार नली आदि की अनैच्छिक पेशियाँ जो इनमें अनैच्छिक होती है, यानी कि अपन इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, का संकुचन करती है, ये रक्त का निर्माण करती है। भावनात्मक स्थिति में लार और पसीने का निकलना, जैसे भावनात्मक, जैसे अपन को आपके सामने कोई मिठाई का डब्बा रख दिया तो भावनात्मक रूप से आपके अंदर, हाँ हाँ थोड़ा रुक जाओ यार, मतलब भावनात्मक रूप से आपके मुख के अंदर लार आ जाएगी। अब मत आने दो, यह केवल आपके क्वेश्चंस है, जैसे आपको पसीना भी आ सकता है ऐसे हार्ड क्वेश्चन देखे। ठीक है ना। अल्पस्रावन निम्न दाब और फेफड़ों तथा हृदयों की धीमी गति से कार्य करना। अल्पस्रावन से अतिशय रक्त दाब का बढ़ना, तेज अधिगति और श्वास ये ज़्यादा होगी तो इनका बैलेंस कौन करती है? अपने एड्रिनल ग्रंथि करती है। एड्रिनोकार्टिकॉइड्स जल और इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का उपापचय का नियमन, नर व मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के परिवर्तन को प्रेरित करना कौन करेगी? एडिनोकार्टिकॉइड्स करेगी। अब अगर अल्प स्त्राव होगा एडिन्स रोग हो जाएगा, और अति स्त्राव होगा कुत्सिंग सिंड्रोम हो जाएगा, और एड्रिनल विरालिज्म ग्लाइनिकोमेस्ट्रिया। ठीक है ना। चलो आप यहाँ पर तक जूम करके देख लो क्या क्या लिखा है। चलो चलो मैं आपको बाद में ना एक एक करके इसकी एक बार फिर पीडीएफ बता दूंगा, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलो अब कौन सा देखने वाले हैं भाई? जंदो यानी कि गोनेड्स, यानी कि टेस्टोस्टेरोन के बारे में पढ़ते हैं। लीडिंग कोशिकाएं द्वारा स्रावित होता है। नर में द्वितीयक लैंगिक गणों के सामान्य परिवर्तन तथा कार्यों और लक्षणों को प्रभावित करता है। शुक्राणु के निर्माण को प्रेरित करता है कौन? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है ना। फिर देखते हैं
इससे अगर कम स्त्रावण होगा तो लैंगिक लक्षणों का कम विकसन, जिससे मादा के लक्षण ऊपर उभर जाते हैं, नर के अंदर, मेल के अंदर फीमेल के लक्षण आ जाएंगे अगर इसका कम स्त्रावण होगा तो। चलो भाई आगे देखते हैं। अगला है ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन। मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास और अनुरक्षण अंड के परिपक्व को प्रेरित कौन करता है भाई? द्वितीयक लक्षण ये फीमेल के अंदर होगा एस्ट्रोजन, ऐसा नहीं मेल में डालो एस्ट्रोजन और उसमें टेस्टोस्टेरोन, गड़बड़ कर दोगे तुम लोग, ऐसा कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो। मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, चलो ठीक है, ये दोनों भी गोनेट्स वाले। चलो आगे देखते हैं। अच्छा आ गया भाई आप सभी का बहुत फेवरेट पीनियल ग्रंथि, बीच बाद में आएगी, पहले थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं ना। प्रोजेस्टेरॉन अंडाशय और कॉर्पस ल्यूटियम से गर्भ धारण के लिए यूरेटस को प्रेरित करता है तथा प्लेटेंसा का आरोपण करता है व बनना स्तन ग्रंथियों को प्रेरित करना, ये सब प्रोजेस्टेरॉन में होता है और इससे अल्प स्त्राव से गर्भपात हो जाता है। किसी का क्वेश्चन होगा गर्भपात क्या होता है वो भी समझें। चलो आगे। रिलैक्सिन कॉर्पस ल्यूटियम से रिलैक्सिन जन्म के समय श्रोणि मेखला के लिगामेंट को शिथिल कर देता है। बच्चों का जन्म होता है ना उसके समय श्रोणि मेखला के जो लिगामेंट होते हैं ना उसको ढीला कर देता है, शिथिल कर देता है। अब एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन या एचसीजी प्लेसेंटा कॉर्पस ल्यूटियम के विघटन को रोकना तथा प्रोजेस्टेरोन के निर्माण को संयत रखना। ठीक है, ये हो गए प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन और टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये हो गए गोनेड वाले। तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा बनने की संभावना रहती है। तो अब पढ़ते हैं पीनियल ग्रंथि का हार्मोन, ठीक है ना। सेरोटोनिन रक्त वाहिनियों के वैसोकंस्ट्रिक्शन में मदद करती है। मेलेटोनिन, सेरोटोनिन और मेलेटोनिन, अब देखो कुछ कुछ यहाँ पर दिक्कत आती रहती है, ठीक है ना, कि सेरोटोनिन मेलेटोनिन रक्त वाहिनियों के वैसोकंस्ट्रिक्शन में मदद करता है। एफएफएच व एफएचएच की मात्रा को कम करता है। एंटी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जैसा व्यवहार करता है, यानी कि जो गोनेड करेंगे उसका वृद्धि। अब थाइमोसिन वृद्धि का नियमन, लिम्फोसाइट पुनरुत्प्रेरक करता है और लैंगिक वैक्स को तेज करता है। चलो ठीक है, ये थे अपने कुछ हार्मोन्स, लेकिन ऑथेंटिकली जो अपने फाइट वाले या फिर तेज वो फाइट वाले वो सारा मसला इसमें नहीं दिया गया, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने आज पोर्शन रख लिया, बाकी जैसे ऑक्सीटोक्सिन वाला हार्मोन वो भी बाकी है। ऑक्सीटोक्सिन तो आ गया था अपने, ये देखो बच्चे के जन्म के समय यूरेटस का संकुचन करता है, तो ऑक्सीटोक्सिन वाला तो डाल दिया था। कुछ हार्मोन जैसे बाकी हैं, इसमें नॉलेज कम लिखी हुई है, तो एक बार आप इसको स्लाइडली में से स्क्रॉल कर लेता हूँ, आप देख लीजिए। बाकी वाले कल मैं एक बार और वीडियो लेके आपको दे दूँगा, ठीक है। चलो इसको देख लीजिए और अपने चैनल को भाई सब्सक्राइब करते जाओ। चलो आराम से देख लो देख लो देख लो। इसके नोट्स मेरे को मैसेज कर देना टेलीग्राम पर, मैं फॉरवर्ड कर दूँगा, ठीक है। चलो भाई ठीक है, ये लो आप आराम से इसको पढ़ लीजिए। चलो किसी और क्लास में मिलते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना, वीडियो को लाइक करें चैनल। चलो चलो चलते हैं, चलो चलो ओके, फिर मिलते हैं।